नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 9 में आपका स्वागत है। इससे पहले के भागों में हमने अर्जुन और उसके परिवार के बारे में जाना। अर्जुन के पिता रामचरित खेड़ी गांव के एक छोटे से दुकानदार हैं। उनके इलाके का सूबेदार जहान खान बहुत क्रूर तथा भ्रष्ट है। सूबेदार की मदद से लुटेरा अब्दाली उनके और आसपास के गांवों में हमला करता है, जिसमें रामचरित और अर्जुन की बहन सावित्री मारे जाते हैं। अर्जुन के 12 वर्षीय भाई भीम और पास के गांव में रहने वाली उसकी मंगेतर चांदनी को बंदी बना लिया जाता है, जिन्हें लुटेरे खोरासन की मंडियों में बेचने के लिए उठा लेते हैं। अर्जुन उन दोनों और कई और बंदियों को बहादुर योद्धा किशन तथा गुरपाल की सहायता से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो उन योद्धाओं के छोटे से दल में शामिल हो जाता है, ताकि सूबेदार के अत्याचार व लुटेरों से लड़कर अपने तथा आसपास के गांव के लोगों की रक्षा कर सके। भीम को उसकी मां लक्ष्मी गांव के पंडित जी के गुरुकुल में दाखिल करवा देती है और खुद पारिवारिक दुकान संभालना शुरू कर देती है। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन कुछ दिनों के लिए वन से अपने गांव आया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक के भाग नहीं देखे हैं, वे कृपया उस वीडियो को देखकर पात्रों के बारे में समझ लें। अब हम शुरू करते हैं भाग 9। भीम ने पंडित जी के विद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी थी। पंडित जी को वह एक तेज सीखने वाला अच्छा विद्यार्थी लगा। वो पहले से पढ़ाए गए पाठ सीखने के लिए कक्षा में पहले ही पहुंच जाता और कुछ ही दिनों में उसने वह पाठ सीख लिए। अर्जुन को गांव में आए 2 दिन ही हुए थे। वो यहाँ का काम निपटाकर जल्द से जल्द अपने साथियों के पास जाना चाहता था। अपने छोटे से खेत में जाकर उसने देखा था कि लुटेरों के घोड़ों ने बिजाई की गई फसल बर्बाद कर दी थी। उसे लगा था कि बिजाई दोबारा करनी पड़ेगी। उस दिन भीम ने कक्षा से तथा लक्ष्मी ने दुकान से छुट्टी ली। उन्होंने अर्जुन की फसल दोबारा बीजने में उसकी सहायता जो करनी थी। अगली सुबह तीनों काम को निकल पड़े। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक दिन पहले ही अर्जुन ने पास के खेतों के कुएं से पानी की व्यवस्था करके छिड़काव किया था। मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। तीनों ने पूरा दिन लगाकर बिजाई की। उस शाम लक्ष्मी ने अर्जुन से पूछा कि वन में उसे और उसके साथियों के खाने का क्या इंतजाम है। क्या वे कुछ खाना बनाकर भेज दे किशन और गुरपाल के लिए। अर्जुन ने उसे कौशल्या के बारे में बताया। जब से वह आई है, हमें अपने बच्चों की तरह ही खिलाती है। लक्ष्मी को तसल्ली हुई। फिर अर्जुन ने भीम की चल रही शिक्षा के बारे में पूछा। बहुत बढ़िया चल रही है वीरे, भीम ने कहा। लक्ष्मी ने भी सर हिलाया। परसों मैं पंडित जी से मिली थी, तारीफ कर रहे थे इसकी। मन लगाकर पढ़ता रह, अर्जुन ने भीम से कहा। पिताजी भी यही चाहते थे, उसने कहा। कुछ दिनों बाद खेत में छोटे छोटे हरे अंकुर दिखाई देने लगे। यह देखकर भीम के चेहरे पर खुशी झलक उठी। इधर जंगल में कौशल्या सच में सबका बहुत ध्यान रख रही थी। वह समय पर भोजन बनाती और सबको एक परिवार की तरह संभालती। धीरे धीरे वहां का जीवन भी व्यवस्थित होने लगा। उस शाम मंदिर के पास की जंगल की कुटिया में अपने तीरों को व्यवस्थित करते किशन को लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हुई है। उसने पास रखी अपनी तलवार संभाली तथा तैयार हो गया। कुछ पल शांति रही। लगता था जैसे कोई घात लगाकर बैठा हो तथा चाहता हो कि किशन सामने आ जाए। किशन ने इंतजार किया, पर जब कोई सामने न आया तो वह गरज कर आगे बढ़ा। बोले सो निहाल, किशन ने जयकारा छोड़ा। सत श्री अकाल, दूसरी ओर से हल्का कराहता उत्तर आया। कौन है वहां, किशन ने पूछा। निशान, झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। किशन आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाकर उसने देखा कि नदी के किनारे एक योद्धा घायल पड़ा था। उसके कपड़े खून से लाल थे तथा वह दर्द से कराह रहा था। किशन उसके पास पहुंचा, उसकी टांग में लगा तीर निकाला तथा उसका कमरबंद ढीला किया। फिर उसके हथियार निकाले व जल पिलाया। घायल योद्धा ने लंबी सांस खींची, लगा उसे कुछ राहत महसूस हुई है। किशन उसे सहारा देकर अपने आराम करने की जगह पर ले आया। कौन है आप, किशन ने उससे पूछा। पहले आपको कभी नहीं देखा है। मेरा नाम निशान सिंह है, पास ही के सूबे में अपने जत्थे के साथ रहता हूं। 4 योद्धा थे मेरे साथ, उसने कहा। 4 योद्धा? पर मैंने तो सुना था कि उस दल में 7 योद्धा हैं, किशन ने हैरानी से कहा। ठीक कहा, पहले हम 7 थे। 3 अब्दाली की सेना के साथ हुई भिड़ंत में शहीद हो गए थे, बाकी 3 आज। मैं अकेला जीवित बचा हूं। ऐसा हुआ क्या, अर्जुन ने कहा। क्या हुआ आज? हम 4 पर सूबेदार के 25-30 सिपाहियों ने घात लगाकर हमला किया। उनसे ही लड़ते लड़ते कहते कहते निशान बेहोश हो गया। इतने में गुरपाल ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर वापस आ गया। किशन ने उसे निशान के बारे में बताया। होश में आने पर निशान ने अपना निश्चय बताया कि वह दोबारा एक जत्थे का निर्माण करेगा तथा मेरा युद्ध चलता रहेगा इस जुल्म तथा अत्याचार के विरुद्ध। आप जितने दिन चाहो यहाँ आराम कर सकते हो, किशन ने उससे कहा।
हमारी राह में आराम हराम है, निशान ने कहा। गुरपाल निशान की बंदूक को बड़े गौर से देख रहा था। कैसे चलती है? उसने निशान से पूछा। यह तलवार जैसी नहीं है, किशन हल्का सा हंसा। उसने निशान को बताया कि गुरपाल अच्छी तलवारबाजी जानता है। तुमसे कम वीरे, गुरपाल ने कहा। फिर गुरपाल ने निशान को उनके तीसरे साथी अर्जुन के बारे में बताया। वह अच्छा तीरंदाज है। मैं भी पहले तीर बहुत अच्छा चलाता था, निशान ने बताया, पर फिर कंधे पर चोट लगने के कारण कमान की डोरी खींचने में असमर्थ हो गया। तब मुझे यह बंदूक मिली। अच्छा तीरंदाज होने के कारण मैं जल्द ही इसमें माहिर हो गया। अगर आप तीर चलाना जानते हो तो बंदूक चलाना भी आसानी से सीख सकते हो। मुझे यकीन है कि आपका साथी अर्जुन भी इसे चला सकता है। कहाँ है वह? निशान ने अर्जुन के बारे में पूछा। अपने गांव गया है, परिवार से मिलने, कुछ दिनों तक आ जाएगा वापस, किशन ने उत्तर दिया। कुछ दिन दोनों ने उसकी तीमारदारी की तथा ठीक होते ही वह चलने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त वह अपनी बंदूक और कुछ गोलियां उन्हें दे गया तथा इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। मेरे पास एक और है, उसने कहा। अगले दिन अर्जुन गांव से वन को निकल पड़ा। मिलते ही गुरपाल ने उसे निशान व उसकी दी गई बंदूक के बारे में बताया। अर्जुन को कौशल्या कहीं नजर नहीं आई। कहाँ है वह? अर्जुन ने पूछा। मैं उसे कुछ दिन के लिए माजरी छोड़ आया हूँ, किशन ने बताया। वहाँ चौथू नाम के एक हलवाई को जानता हूँ जो उसकी वहाँ एक भट्टी व तंदूर लगाने में सहायता करेगा। अर्जुन ने उन्हें गांव में सूबेदार के सिपाहियों की गतिविधियों तथा भीम पर अगले महीने से लगने वाले जजिया कर के बारे में बताया। मैं जजिया देने के पक्ष में नहीं हूँ, गुरपाल ने कहा। पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, पर कर न देकर अर्जुन के परिवार को नुकसान सहना पड़ सकता है, किशन ने कहा। जब तक हम सूबेदार की ईंट से ईंट नहीं बजा देते तब तक कोई मुसीबत नहीं आने दे सकते। अर्जुन ने उन्हें बताया कि गांव वालों को क्या क्या और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली सर्दी से बचने के लिए कई लोगों के पास न सिर ढकने को छत है, न खाने के लिए अन्न, उसने कहा। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, गुरपाल ने कहा। जल्द ही कुछ करते हैं, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ऐसे तो मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। उचित कहते हो गुरपाल, किशन ने कहा। हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। पर कैसे? अर्जुन ने पूछा। किशन ने कुछ सोचा, फिर कहा, हम लुटेरों को लूटेंगे। लुटेरों को लूटेंगे? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। वह कैसे? मुझे पता चला है कि अब्दाली ने सूबेदार से प्रसन्न होकर उसे इनाम देने की सोची है, अर्जुन ने कहा। अच्छा, कब दिया जाना है यह इनाम? गुरपाल ने पूछा। आज से 6 दिन बाद यह रकम गांव माजरी से नावों की सहायता से सूबे तक पहुंचाई जाएगी। नावों से क्यों? पुल से क्यों नहीं? अर्जुन ने पूछा। पुल से नहीं, बल्कि उसके 2 कोस नीचे नदी के बहाव के साथ। यह इसलिए कि सूबेदार नहीं चाहता कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता लगे, किशन ने बताया। तो हम उन्हें यहीं घेर लेंगे, गुरपाल ने कहा। नहीं, यहां नहीं, उनके नदी पार करने के बाद उस ओर, किशन ने कहा। उस ओर क्यों? अर्जुन ने प्रश्न किया। क्योंकि इस ओर माजरी तथा खेड़ी दोनों गांव के सिपाही खजाने की रक्षा कर रहे होंगे। उस पार वे लोग खजाना सूबे के सिपाहियों के हवाले करके वापस आ जाएंगे। संख्या कम रह जाएगी उनकी। एक तरकीब सोची गई। खजाना नदी पार सूबे से 1 कोस पहले ही लूटने की। तो यह था प्रतिज्ञा। भाग 9। भाग 10 में हम जानेंगे कि क्या सूबेदार द्वारा गांव वालों से लूटा हुआ खजाना वो योद्धा लूट पाते हैं। साथ ही हम एक नए पात्र से मिलेंगे। जानेंगे कि वह पात्र कौन है और क्या वो अन्याय के विरुद्ध इन वीरों द्वारा लड़ी जा रहे इस युद्ध में वो किसकी ओर होता है। तो मिलेंगे भाग 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।